वेलकम टू बेसिक शाला। ये है हमारी लिटरेरी टर्म 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की सीरीज का थर्ड पार्ट। शुरू के 200 क्वेश्चंस हमने थोड़े से रखे हैं इजी, लेकिन 201st क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे अ वेरी कॉम्पिटिटिव डिफिकल्टी लेवल। तो जल्दी से कर लीजिए अपना क्विक रिविजन एंड उसके बाद तैयार हो जाइए डिफिकल्टी लेवल को सॉल्व करने के लिए बेसिक शाला के साथ। जितना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल्स आप यहाँ पर पार करके जाएंगे एग्जाम हॉल में आपको उतनी ही कम परेशानी होगी, एंड जितना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल्स आप यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे एग्जाम हॉल में आपको उतनी ही परेशानी होगी। तो जल्दी से कर लीजिए अपने सारे डिफिकल्टी लेवल्स पार बेसिक शाला के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 105 इज इन इयम्बिक ईच फूट इज कॉल्ड। इयम्बिक में हर फूट को क्या कहते हैं? इम्बस, लिम्बस, इमेज या फिर इन्यूएंडो। लिम्बस हमारी आंखों में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इमेज का मीनिंग होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, यानी कि फोटो या पिक्चर या फिर छवि। And innuendo is an indirect way of talking about somebody, something, usually suggesting something bad or rude, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में परोक्ष टिप्पणी करना जो कि प्राय अनुचित प्रकार की होती है या फिर व्यंग या कटाक्ष। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इम्बस। इयम्बिक में प्रत्येक फूट को इम्बस कहते हैं। Question number 106. Iambic, there are two syllables. The first is unaccented and the second is. Iambic में दो syllables होते हैं, पहला syllable unaccented होता है, दूसरा syllable कैसा होता है? Unaccented, accented, silent या फिर none of the above। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, accented। इयम्बिक का दूसरा सिलेबल एक्सेंटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 107। इन ट्रॉकहैक देयर आर टू सिलेबल्स, द फर्स्ट इज एक्सेंटेड एंड द अदर इज। ट्रॉकहैक में दो सिलेबल्स होते हैं, पहला एक्सेंटेड होता है, दूसरा कैसा होता है? अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड, साइलेंट या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनएक्सेंटेड। ट्रॉकहैक का दूसरा सिलेबल अनएक्सेंटेड होता है। इयम्बिक एंड ट्रॉकहैक एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इयम्बिक में पहला सिलेबल अनएक्सेंटेड एंड दूसरा सिलेबल एक्सेंटेड होता है, जबकि ट्रॉकहैक में इसका उल्टा होता है, पहला सिलेबल एक्सेंटेड एंड दूसरा अनएक्सेंटेड। Question number 108. In anapaestic, there are three syllables. The first two unaccented and the third is. Anapaestic में 3 syllables होते हैं, पहले दो unaccented होते हैं, तीसरा कैसा होता है? Accented, silent, unaccented या फिर none of the above। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, accented। इसका तीसरा सिलेबल एक्सेंटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 109। इन एम्फीब्राक देयर आर 3 syllables. द फर्स्ट इज अनएक्सेंटेड, द सेकेंड एक्सेंटेड एंड द थर्ड। एम्फीब्राक में 3 syllables होते हैं, इसका पहला सिलेबल अनएक्सेंटेड होता है, दूसरा एक्सेंटेड होता है, इसका तीसरा सिलेबल कैसा होता है? अनएक्सेंटेड, एक्सेंटेड, साइलेंट या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनएक्सेंटेड। इसमें 3 syllables होते हैं, पहला अनएक्सेंटेड, दूसरा एक्सेंटेड एंड तीसरा फिर से अनएक्सेंटेड। क्वेश्चन नंबर 110। इन dactylic there are 3 syllables. The first is accented followed by। डैक्टिलिक में 3 syllables होते हैं, इसका पहला सिलेबल एक्सेंटेड होता है, बाकी के 2 syllables कैसे होते हैं? 2 unaccented, 3 unaccented, 2 accented या फिर
3 एक्सेंटेड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 एक्सेंटेड। 2 अनएक्सेंटेड। 2 अनएक्सेंटेड यानी कि बाकी के 2 सिलेबल्स अनएक्सेंटेड होते हैं। डेक्टिलिक में पहला सिलेबल एक्सेंटेड होता है एंड बाकी के 2 अनएक्सेंटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। बेलिंडा इज द हीरोइन ऑफ। बेलिंडा किस प्ले की हीरोइन है? द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लुक, द रेप ऑफ लुक्रे या फिर ऑल फॉर लव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक एक फेमस वर्क है जिसकी हीरोइन का नाम है बेलिंडा। क्वेश्चन नंबर 111। Which meter has a metrical foot consisting of 2 long or heavily accented syllables? किस मीटर की मीट्रिकल फूट कंसिस्टिंग में 2 लॉन्ग और हेवीली एक्सेंटेड सिलेबल्स होते हैं? स्पोडाइक, स्पॉन्डी, पेंटामीटर या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पॉन्डी। स्पॉन्डी की मीट्रिकल कॉम्पोजिशन में 2 लॉन्ग और हेवीली एक्सेंटेड सिलेबल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। बेलिंडा इज द हीरोइन ऑफ। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आई थिंक, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। हु रोट एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। मैड डॉग की डेथ पर एलेजी किसने लिखी थी? ओलिवर गोल्डस्मिथ, बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन या फिर गिरे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक मैड डॉग की डेथ पर एलेजी लिखी। क्वेश्चन नंबर 114। विच पोएट हैज रिटन एन एलेजी इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। किस पोएट ने W.B. यीट्स की मेमोरी में एलेजी लिखी? इलियट, यीट्स हिमसेल्फ, W.H. ऑडन या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी W.H. ऑडन। W.H. ऑडन ने W.B. यीट्स की मेमोरी में एक एलेजी लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 115। जेम्स मैकपर्सन रोट। जेम्स मैक्सपर्सन ने इनमें से कौन सा वर्क लिखा है? ओशियन, ओशन, वैनिटी फेयर या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओशियन। ओशियन जेम्स मैकपर्सन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 116। सर वॉल्टर स्कॉट रोट। सर वॉल्टर स्कॉट ने इनमें से क्या लिखा है? द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल, द लेडी ऑफ द लेक, वैनिटी फेयर या फिर द विलेज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल। द लेडी ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था। 117। अ टेल ऑफ द टब एंड गुलिवर्स ट्रेवल्स आर रिटन बाय। अ टेल ऑफ द टब एंड गुलिवर्स ट्रेवल किसने लिखे हैं? जॉनसन, जोनाथन स्विफ्ट, बटलर या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोनाथन स्विफ्ट। ये दोनों ही वर्क जोनाथन स्विफ्ट ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 118। सर्टर रिजर्ट्स इज रिटन बाय। सर्टर रिजर्ट्स किसने लिखा है? थॉमस कार्लाइल, रस्किन, अर्नोल्ड या फिर नन ऑफ दी अबव। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि थॉमस कार्लाइल। क्वेश्चन नंबर 118। द राइटर ऑफ द टाइम मशीन इज। टाइम मशीन के राइटर कौन हैं? H.G. वेल्स, गोल्डस्मिथ, ऑरवेल या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए H.G. वेल्स। H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 120। द राइटर ऑफ एनिमल फॉर्म इज। एनिमल फॉर्म के राइटर का नाम क्या है? जॉर्ज ऑरवेल, गोल्डस्मिथ, H.G. वेल्स या फिर नन ऑफ दी अबव।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फॉर्म लिखा था। क्वेश्चन नंबर 121, डॉक्टर फास्टस इज रिटन बाय। डॉक्टर फास्टस किसने लिखा है? शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस लॉज या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर मार्लो। क्वेश्चन नंबर 122, द डचेस ऑफ मल्फी एंड द वाइट डेविल आर फ्रॉम द पेन ऑफ। द डचेस ऑफ मल्फी एंड द वाइट डेविल किसने लिखे हैं? जॉन वेबस्टर, दिस इज वेबस्टर। बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन या फिर शेक्सपियर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन वेबस्टर। क्वेश्चन नंबर 123, ऑल फॉर लव इज ऑफ। ऑल फॉर लव किसने लिखा है? गोल्ड स्मिथ, शेक्सपियर, कॉनग्रीव या फिर जॉन ड्राइडन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन ड्राइडन। ऑल फॉर लव बहुत ही फेमस प्ले है जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 124, कैटो इज अ ट्रेजेडी ऑफ। कैटो किसकी ट्रेजेडी है? एडिसन, स्टील, एरिस्टोटल या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडिसन। क्वेश्चन नंबर 125, द वे ऑफ द वर्ड एंड लव फॉर लव आर फ्रॉम द पेन ऑफ। द वे ऑफ द वर्ड एंड लव फॉर लव किसने लिखे हैं? विलियम कॉनग्रीव, शेक्सपियर, रिचर्ड स्टील या फिर ड्राइडन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम कॉनग्रीव। ये दोनों ही वर्क विलियम कॉनग्रीव ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 126, द राइटर ऑफ शी स्टूप्स टू कॉन्कर इज। शी स्टूप्स टू कॉन्कर के राइटर का क्या नाम है? ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉनग्रीव, शैली या फिर ड्राइडन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओलिवर गोल्डस्मिथ। क्वेश्चन नंबर 127, द स्कूल फॉर स्कैंडल इज फ्रॉम द पेन ऑफ। द स्कूल फॉर स्कैंडल के राइटर का क्या नाम है? ड्राइडन, शेरिडन, गोल्डस्मिथ या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेरिडन। क्वेश्चन नंबर 128, स्टैफोर्ड एंड पीपा पासेस आर द पोएटिक प्लेस, आइडेंटिफाई द राइटर। स्टैफोर्ड एंड पीपा पासेस ये दोनों ही पोएटिक प्लेस हैं। इसके राइटर का क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ, शैली या फिर टेनिसन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये दोनों ही पोएटिक प्लेस रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 129, सेंसी इज द पोएटिक प्ले ऑफ। सेंसी जो कि एक पोएटिक प्ले है वो किसने लिखा है? ब्राउनिंग, शैली, कीट्स या फिर बायरन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैली। क्वेश्चन नंबर 130, रबी बेन इज़रा, माइलास डचेस, परफीरियाज लवर, एवलिन होप एंड फ्रा लिपोलिपी आर फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, आइडेंटिफाई द ऑथर। ये सारे के सारे बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। इनके ऑथर का क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउनिंग, शैली, गोल्डस्मिथ या फिर ड्राइडन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्वेश्चन नंबर 131, हु रोट लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। दिस इज पोएट्स। द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स नाम का वर्क किसने लिखा है? बेन जॉनसन, दिस इज जॉनसन। फ्लेचर,
सैमुअल जॉनसन या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल जॉनसन। लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट नाम का फेमस वर्क सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 132, जॉन बेनियन रोट एन ऑटोबायोग्राफी। जॉन बेनियन ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका क्या नाम है? ग्रेस अबाउंडिंग, माई स्टोरी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ या फिर मेन कैम्प। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेस अबाउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 133, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज फ्रॉम द पेन ऑफ। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट किसने लिखा है? सेंट्सबरी, एमसन, यीट्स या फिर टी.एस. एलियट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. एलियट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट नाम का फेमस वर्क टी.एस. एलियट ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 134, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज फ्रॉम द पेन ऑफ। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी किसने लिखा है? जॉन ड्राइडन, शैली, कीट्स या फिर लैम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन ड्राइडन। एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी नाम का फेमस वर्क जॉन ड्राइडन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 135, अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 6 iambic feet or 12 syllable iambic lines is known as। वर्ड्स की जिस लाइन में 6 iambic feet और 12 syllable iambic lines होती हैं को क्या कहते हैं? एलेक्जेंड्राइन, स्पेंसेरियन, चौसेरियन या फिर नन ऑफ दी अबव। स्पेंसेरियन में होती हैं 9 लाइन्स एंड चौसेरियन में होती हैं 7 लाइन्स। चौसेरियन को राइम रॉयल भी कहते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलेक्जेंड्राइन। एलेक्जेंड्राइन में होती हैं 6 iambic feet और 12 syllable iambic lines। क्वेश्चन नंबर 136, an extended narrative which carries a second meaning along with its surface story is known as। एक extended narrative जो surface story के साथ साथ एक second meaning भी देती है को क्या कहते हैं? imagery, metaphor, dadism या फिर allegory। imagery is a language that produces picture in the mind of the people reading or listening। यानी कि इमेजरी में पाठक या श्रोता के मन में चित्र उभारने वाली भाषा को प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि बिंब चित्र। मेटाफर इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटाफेरिन, मीन्स टू ट्रांसफर। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ समथिंग। यानी कि मेटाफर वर्ड ग्रीक शब्द मेटाफेरिन से लिया गया है, जिसका मीनिंग है स्थानांतरण करना, यानी कि ट्रांसफ़र करना, क्योंकि किसी चीज़ के स्थान पर मेटाफर का यूज़ किया जाता है। एंड डैडिज्म या डाडा एक कल्चरल मूवमेंट था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में स्टार्ट हुआ था एंड 1916 से 1920 के बीच अपनी पीक पर पहुंच गया था। ये मूवमेंट मेनली विजुअल आर्ट्स, आर्ट थियरी, थिएटर एंड ग्राफिक डिज़ाइंस को शामिल करता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ह्यूगो बॉल ने अपने फ्रेंड और कंपेनियन एमी हेनिंग्स के साथ की थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलेगरी। एन एलेगरी इज अ स्टोरी, प्ले और पिक्चर in which each character or event as a symbol representing an idea or a quality such as truth, evil or death। means elegy जो है वो प्रतीक कथा या प्रतीक चित्र है जिसमें अमूर्त भाव जैसे सत्य, प्रेम, धैर्य आदि को सजीव पात्र के रूप में चित्रित किया जाता है और इसे पैरेबल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, Bunyan's Pilgrim Progress is an instance of।
बैनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एलेग्री, इमेजरी, मेटाफर या फिर डैडिज्म? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बैनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस एक बहुत ही फेमस एलेग्री है। क्वेश्चन नंबर 138, स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज एन इंस्टेंस ऑफ। स्पेंसर का फेरी क्वीन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मेटाफर, इमेजरी, बैलेड या फिर एलेग्री? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलेग्री। स्पेंसर की फेरी क्वीन तो मोस्ट फेमस एलेग्री है। क्वेश्चन नंबर 139, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन इज। सिचुएशन की रिवर्सल को क्या कहा जाता है? परपेशिया, कैथारसिस, हैमर्शिया या फिर एनाग्नोरोसिस? कैथारसिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर थ्रू प्लेस or other artistic activities as a way of getting rid of anger, reducing suffering, etc. Means feeling of pity and fear by purgation of emotions by tragic hero. मतलब कि नाटक आदि कलाओं में अभिव्यक्ति द्वारा प्रबल भावनाओं का शमन करना, विरेचन या फिर भाव शांति, ये सभी कैथारसिस कहलाता है। हैमर्शिया में क्या होता है? हैमर्शिया मीन्स एरर इन जजमेंट और अ फेटल फ्लॉ लीडिंग द डाउनफॉल ऑफ अ ट्रेजिक हीरो और हीरोइन। यानी कि जजमेंट में एरर या एक फेटल फ्लॉ जो हीरो या हीरोइन को अपने डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडी में हैमर्शिया एक घातक गलती होती थी जो पात्र को उसके पतन की ओर ले जाती थी। And anagnorosis is the point in a play or novel in which a principal character recognize or discover another character's true identity or the true nature of their own circumstances। यानी कि लिटरेरी वर्क में एक चौंकाने वाली खोज जो अज्ञान से ज्ञान में परिवर्तन उत्पन्न करती है उसे कहते हैं एनाग्नोरोसिस। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परपेशिया। परपेशिया मीन्स अ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस स्पेशली इन रेफरेंस टू फिक्शनल नैरेटिव। यानी कि नाटक में निर्णायक मोड़ जिसके बाद कथानक तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 140, एनाग्नोरोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल टू मीन। एनाग्नोरोसिस एक टर्म है, एनाग्नोरोसिस एक टर्म है जो कि और एरिस्टोटल ने यूज़ किया था। उसका मीनिंग क्या है? रिकग्निशन और डिस्कवरी, ट्रेजिक फ्लॉ, हैमर्शिया या फिर नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकग्निशन एंड डिस्कवरी। इसका मीनिंग होता है रिकग्निशन और डिस्कवरी। एंड एरिस्टोटल सबसे पहले लेखक थे जिन्होंने एनाग्नोरोसिस के उपयोगों पर चर्चा की थी। उन्होंने इसे बेस्ट ट्रेजेडी का प्रतीक माना था। क्वेश्चन नंबर 141, द टर्म यूज्ड फॉर रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज इज। किसी सक्सेसिव क्लॉज के शुरू में किसी वर्ड या फ्रेज के रिपीटेशन को क्या कहा जाता है? एनाफोरा, रिपीटेटिव, टॉटोलॉजी या फिर नन ऑफ दी अबव? रिपीटेटिव का मीनिंग होता है किसी वर्ड या फ्रेज का रिपीट होना, ना कि सक्सेसिव क्लोज के शुरू में रिपीट होना। टॉटोलॉजी का मतलब होता है किसी वर्ड का यूजलेस रिपीटेशन या पुनरुक्ति। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, anaphora. It is the repetition of word or phrase at the beginning of successive clauses. यानी कि सक्सेसिव क्लॉज के शुरू में वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन ही कहलाता है एनाफोरा। क्वेश्चन नंबर 142, a short pithy instructive saying is।
किसी शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग को क्या कहा जाता है? एडिज, एफिज्म, प्रोवर्ब या फिर नन ऑफ द अबव? Adage is a well-known phrase expressing something that is always true about people or word. यानी कि जो लोग अक्सर कहते हैं और जो जीवन के किसी पहलू के बारे में सामान्य सा सत्य व्यक्त करता है, मीन्स सेइंग, कहावत या लोकोक्ति. एंड proverb is a short well-known sentence or phrase that gives advice or says that something is generally true in life. इसे भी कहावत या लोकोक्ति ही कहा जाता है. So the correct answer is option number B, aphorism. Aphorism means a short way that expresses in a clever way something that is true. means एक सामान्य सा सत्य, एक सामान्य सत्य का सिद्धांत की संक्षिप्त अभिव्यक्ति यानी कि सूक्ति. सूक्तियों को अन्य छोटी कहावतों से इस आधार पर अलग किया जाता है क्योंकि इसका अर्थ समझने के लिए व्याख्या की ज़रूरत होती है. एंड्रयू हुई की फेमस बुक अ थियरी ऑफ एफरिज्म में इसको डिफाइन किया गया है. अ शॉर्ट सेइंग दैट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन. सो इसको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एफरिज्म. क्वेश्चन नंबर 143. The term used for the use of an old or obsolete word, idiom or form is. किसी old, obsolete word या idiom के लिए कौन सा word यूज़ किया जाता है? archaism, ablution, abbreviation या फिर anarchaism. एब्ल्यूशन का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ वॉशिंग योरसेल्फ, यानी कि स्नान करना. एब्रीविएशन इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज. किसी शब्द का या पदबंध का संक्षिप्त या लघु रूप, इसे एक्रोनिम भी कहते हैं. एंड अनार्काइज्म इज़ द पॉलिटिकल बिलीफ दैट देयर शुड बी नो गवर्नमेंट और लॉज इन अ कंट्री, यानी कि अराजकता. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्काइज्म. आर्काइज्म मीन्स अ थिंग दैट इज़ वेरी ओल्ड फैशन, स्पेशली एन आर्काइक वर्ड और स्टाइल ऑफ लैंग्वेज और आर्ट. वे शब्द जो बहुत पुराने और अप्रचलित हैं या आर्ट की ऐसी फॉर्म जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन्ड है, उसे कहते हैं आर्काइज्म. Question number 144. An original model on which something is pattern is known as. एक ओरिजिनल मॉडल जिस पर कुछ पैटर्न किया गया हो को क्या कहते हैं? पैराडिग्म, आर्कटाइप, कैरिकेटर या फिर नन ऑफ दी अबव. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्कटाइप. Question number 145. The term used for artists or writers whose ideas are ahead of their time or a new writing showing innovation in style and matter is. एक ऐसा टर्म जो किसी ऐसे आर्टिस्ट या राइटर के लिए यूज़ किया जाता है जिसके आइडियाज़ अपने टाइम से आगे हों और एक ऐसी राइटिंग को शो करते हों जो स्टाइल एंड मैटर में इनोवेटिव हो. एवंथ-ग्रेड, डिकंस्ट्रक्शन, थिएटर ऑफ एब्सर्ड या फिर नन ऑफ दी अबव. डिकंस्ट्रक्शन इज अ लूजली डिफाइंड सेट ऑफ अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड मीनिंग, और ये कॉन्सेप्ट जैक्स डेरिडा ने दिया था. एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड यानी कि बेतुका रंगमंच, थिएटर में एब्सर्डिटी से रिलेटेड है. आंसर इज एवंथ-ग्रेड. एवंथ-ग्रेड टाइम से आगे चलने वाले आर्टिस्ट एंड राइटर्स के लिए यूज़ किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 146. Chevy Chase, Nut Brown's Maid, Coleridge's The Ancient Mariner, Keats' La Belle Dame's Mercy, Sir Walter Scott's The Lay of the Last Minstrel, Cowper's John Gilpin are some of the well known. ये सारे के सारे जो वर्क हैं ये क्या हैं?
बैलेड्स, एपिक्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैलेड्स। ये सभी वर्क्स बैलेड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 147, द इयम्बिक पेंटामीटर वर्स ऑफ 5 फीट इन इट्स अनराइम्ड फॉर्म इज नोन एज। इयम्बिक पेंटामीटर की अनराइम्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है? फ्री वर्स, वर्स लिबर, पॉइंट वेस या फिर ब्लैंक वर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैंक वर्स। इयम्बिक पेंटामीटर में अनराइम्ड फॉर्म को ब्लैंक वर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, द टर्म यूज्ड फॉर अ ब्रेक और अ पॉज इन द मिडल ऑफ अ वर्स, लाइन और अ काइंड ऑफ पॉज और ब्रेक इन अ लाइन ऑफ वर्स। वर्स के बीच में ब्रेक को क्या कहते हैं? किसी भी वर्स के बीच में जो एक ब्रेक होता है, स्पेशली लिया जाता है, उस ब्रेक का नाम क्या है? कैसोरा, रेसेस, सेस्टेड या फिर ऑक्टेव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैसोरा। कैसोरा इज अ पॉज और ब्रेक बिटवीन द लाइन्स ऑफ अ वर्स। क्वेश्चन नंबर 149, the term criticism is derived from the Greek word kritikos, which means। वर्ड क्रिटिसिज्म ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस से लिया गया है। इसका मीनिंग क्या है? एबल टू डिसन एंड जज, एबल टू क्रिटिसाइज, एबल टू रेब्यूक या फिर एबल टू पेनिरेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एबल टू डिसन एंड जज। ये क्रिटिकोस वर्ड का मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 150, विच काइंड ऑफ पोइट्री हैज समथिंग ऑफ यूबी सन मोटिव? द फॉर्मूला ऑफ वेयर आर दे फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। किस टाइप की पोइट्री में यूबी संत मोटिव यानी कि वेयर आर दे का फॉर्मूला होता है पास्ट के लेमेंट में? लिरिक, एलेजी, बैलेड या फिर एपिक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलेजी। यूबी संत मोटिव is a rhetoric question taken from the Latin term ubi sunt cui and nos fuerent, means where are those who were before us, sometimes to interpret nostalgia। ये एक अलंकारिक प्रश्न है जिसका मीनिंग है वे लोग कहाँ हैं जो हमसे पहले थे। ये जीवन की क्षण भंगुरता या नश्वरता पर एक ध्यान है। ये मुहावरा मूल रूप से वुलगेट लैटिन बाइबिल में बारूक की किताब के एक अंश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारी 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनिक, न्यू एंड एग्जाम ओरिएंटेड MCQs अबाउट लिटरेरी टर्म सीरीज का थर्ड पार्ट। आई होप ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।